अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी को, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। हम इसमें इंडिया शामिल है, मलेशिया को डिस्कस कर चुके हैं, ईरान को डिस्कस कर चुके हैं, यूके को डिस्कस कर चुके हैं, फ्रांस को डिस्कस कर चुके हैं। इसके अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स, द लेजिस्लेचर, द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी को, द चांसलर हमारे पीएम को बराबर होता है चांसलर की पोस्ट इनके। हाँ, द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड को, द जुडिशियल सिस्टम को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को डिस्कस करेंगे। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन जर्मनी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम इसको सबको कंक्लूड करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी है क्या। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो जर्मनी का पूरा नेम है वो है फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो ये यूनियन है 16 स्टेट्स की। यूनिफाइड नेशन था 1871 में। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, यूनियन ऑफ 16 स्टेट्स, यूनिफाइड नेशन 1871। फादर ऑफ यूनाइटेड जर्मनी के थे बिस्मार्क, और ये चांसलर हैं जर्मनी के 1871 से लेकर 1890 तक। 19 साल ये चांसलर रहे जर्मनी के। फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुई तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलाइज हुई साइन, क्योंकि जर्मनी को डिफीट हो गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में। फिर इस जो ट्रीटी के अंडर इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया 1919 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई। तो जो एम्पायर थी, वो जो बादशाहत वाला एम्पायर थी, वो एक रिपब्लिक स्टेट में चेंज हो गई। रिपब्लिक अवाम का अपने नुमाइंदा जो हेड ऑफ द स्टेट है उसको इलेक्ट किया करेंगे। नेक्स्ट आते हैं फिर जी वर्ल्ड वार 2 में। वर्ल्ड वार 2 में जो जर्मनी को लीड कर रहे थे वो हिटलर थे। उनके नज़दीक किसी भी जंग को जीतने के लिए जो एक बेसिक सा होता है काम, वो होता है कि आपने प्रोपोगंडा करना है। जितना आप प्रोपोगंडा कर लेंगे उतना ही इजीली आप जंग को जीत सकते हैं। तो हिटलर एंड जर्मनी में ये देखें, हिटलर एंड जर्मनी 1932 बिकम चांसलर। जर्मनी का जो चांसलर 1932 में वो हिटलर बन गया था। इसकी पार्टी थी नाजी पार्टी। ये नाजीज़म को प्रमोट करता था। ये कहता था कि ये दुनिया सिर्फ जर्मन के लिए बनी है। जर्मन दूसरी तमाम कौमों से अफजल है। इसने लोगों के माइंड इस तरह ब्रेन वॉश किए हुए थे। तो ये इनको जंग में दोबारा ले गया, लेकिन इनको शिकस्त होगी। वर्ल्ड वार 2 में जर्मनी डिफीट हो गया। यल्टा कॉन्फ्रेंस हुई 1946 में। तो उन्होंने फिर इन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स की जर्मनी में। इनके वो हथियार वगैरह, इनका जो ब्रेन वॉश हुआ था उसको सही करने के लिए उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स की। यल्टा कॉन्फ्रेंस और जर्मनी को उन्होंने फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बन गया 21 सितंबर 1949 को। और यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि ये जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जो 21 सितंबर 1949 को बना था, ये 2 हिस्सों में था, वेस्ट जर्मनी पे और ईस्ट जर्मनी पे, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी पे। नेक्स्ट फिर जब ये साल गुजरते गए तो 40 ईयर्स बाद जो दीवारें बर्लिन थी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी के बीच, इन लोगों ने उसको गिरा दिया। रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1999 को जर्मनी के 2 पार्ट्स, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी, इकट्ठे हो गए। लोगों ने दीवारें बर्लिन गिरा दी। और देखने वाले लम्हात थे उस वक्त जर्मनों के इमोशंस के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के। ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड पॉइंट पे देखें, 1948 और 1949 के बीच बना है ये, और ये अप्लाई हुआ था वेस्ट जर्मनी पे पहले। इसके 141 आर्टिकल्स थे। जब 1989 में 9 नवंबर 1989 में ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होगी, तो इसकी यूनिफिकेशन ट्रीटी ऑफ जर्मनी हुई थी 31 अगस्त 1990 को। एक मुआहिदा हुआ था यूनिफिकेशन का, ट्रीटी यादाश्त हुई थी जो 31 अगस्त 1990 को वो यादाश्त बनी थी। और ये डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है। इस मुल्क में लोग वोट कर सकते हैं। सोशलिस्ट है, जो गवर्नमेंट है वो लोगों को सारी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करती है। सोशलिज्म का, कम्युनिज्म का निज़ाम है। रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मीन है कि
लोग अपने हेड ऑफ द स्टेट को लोग इलेक्ट करते हैं। बाई कैमरा लेजिस्लेचर दो ईवानी मुकदमा है, जिस तरह पाकिस्तान में फर्स्ट जो नेशनल असम्बली उसको बंडस्टैग कहते हैं, और जो फेडरल काउंसिल जिसे हमारा सेनेट है फेडरल काउंसिल कहते हैं उसको बंडस्टार्ट कहते हैं। हाई कोर्ट है इनके एक फेडरल नेचर है, जिस तरह पाकिस्तान में लोगों की सूबाई हुकूमतें हैं अलग-अलग 16 स्टेट्स हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ निज़ाम है कि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार ज़्यादा हैं। सवर्जेनिटी बिलोंग्स टू पार्लियामेंट होती है, लोगों की सवर्जेनिटी है। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, लोगों को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने की बात की गई है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपने किसी भी चीज़ आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो आपको 2/3 मेजोरिटी के थ्रू आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में जो बंडस्टैग है, जो नेशनल असम्बली है, उसके 598 मेंबर्स हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कह सकते हैं। बंडस्टैग को 598 उसके मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपर हाउस को, जिसको बंडस्टैग कहते हैं, जैसे सेनेट है जिसको फेडरल काउंसिल का नाम है इनका, बंडस्टैग फेडरल काउंसिल, उसके मेंबर्स हैं 58। अब हम देखते हैं बंडस्टैग को। इसकी कंपोजिशन ये है कि ये इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, लोग वोट के थ्रू इसको मुंतखब करते हैं। 4 ईयर्स टर्म होती है एक बंडस्टैग के मेंबर की। कोलेशन गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट में जो अपने मुख्तलिफ पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। और चूज़ चांसलर, जिस तरह हमारे यहाँ वो कौमी असम्बली चूज़ करती है पीएम को, इनके यहाँ चांसलर को चूज़ करती है। इससे वाज़ेह ये होता है कि ये चांसलर और प्राइम मिनिस्टर की जॉब है वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर एंड फंक्शंस को। पावर एंड फंक्शंस में देखें तो इसका फंक्शन है लॉ मेकिंग, कानून बनाना इसका फंक्शन। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटीज़, मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ की अपॉइंटमेंट करना बंडस्टैग का फंक्शन होता है। स्टैंडिंग कमेटी के बना के किसी भी महकमे के ऊपर कोई भी कमेटी बनानी है या कोई भी कोई फैसला करना है या किसी भी महकमे के ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करवानी है, वो सारे बंडस्टैग के अंदर। एग्जेक्टिव पावर्स हैं, कोई जो भी मुल्क में कोई कानून लागू वगैरह करना, एग्जेक्टिव पावर सारी इसके पास है। इलेक्टिंग चांसलर, चांसलर को इलेक्ट करते हैं बंडस्टैग। चेक ऑन एग्जेक्टिव, जो एग्जेक्टिव को काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है वो बंडस्टैग के पास है। इन्वेस्टिगेशन पावर अगेंस्ट एनीवन, किसी भी महकमे के सरबराह, किसी भी पर्सन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन पावर जो है, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जो पावर है वो बंडस्टैग के पास होती है। देखते हैं बंडस्टैग क्या है। बंडस्टैग 16 स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें। इसके एक नुमाइंदे को लैंडर कहते हैं, जो मुतखब होता है। सेनेटर होता है हमारे, उसको लैंडर कहते हैं। सिंबल ऑफ फेडरेशन है, ये जो सेनेट है या उनका जो बंडस्टैग है, एक सिंबल ऑफ फेडरेशन है कि हम एक फेडरल स्टेट है, हमारी एक दूसरे के साथ यूनिटी है। ये बाकी तो जो बंडस्टैग में तो वो पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें डिवाइड हुई होती हैं, लेकिन ये अपर हाउस जो बंडस्टैग है इसमें जो कह आप कह सकते हैं कि एक जो स्टेट है, मुख्तलिफ स्टेट्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है बंडस्टैग के अंदर। और ये सिंबल ऑफ फेडरेशन डेलीगेटेड मेंबर्स आ रहे हैं, जैसे एक दूसरे के साथ जो माहिदा तबादले वगैरह करते हैं एक स्टेट के दूसरी स्टेट के साथ, उसके डेलीगेटेड मेंबर्स जो दूसरे ममालिक के साथ भी रबते वगैरह करते हैं, जो डेलीगेट करते हैं, वफद बनाते हैं, वो सारे मेंबर्स बंडस्टैग में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके पावर एंड फंक्शंस को। पावर एंड फंक्शन में लेजिस्लेटिव पावर होती है, कानून वगैरह बनाना, इनको सारा बंडस्टैग के पास ज़्यादा ख्याल होता है। बिल फर्स्ट प्रेजेंटेड, हमारे यहाँ तो कौमी असम्बली में पेश किया जाता है या सेनेट में पेश कर दिया जाता है, लेकिन इनके यहाँ ये लाजमी है कि आपने जो बिल प्रेजेंट करना है, पेश करना है, वो सबसे पहले अपर हाउस बंडस्टैग को ही पेश करना है। जॉइंट कमेटी मेंबर्स, जो जॉइंट कमेटी होती है इनके यहाँ, उनके एक बड़ा 1/3 मेंबर्स बंडस्टैग से लेने होते हैं। जो जॉइंट कमेटी होती है, पीएम प्रेसिडेंट को चांसलर भी उसमें होता है, और बाकी बंडस्टैग से भी होती है और बंडस्टैग से भी होती है। जिसने फैसले वगैरह ज़्यादा करने, अगर कोई टाइम कम है तो कोई जल्दी इंस्टेंटेनियस फैसला करना है, इंस्टेंटेनियस डिसीजन लेनी है, तो आपने वो जो जॉइंट कमेटी में बने उसमें 1/3 जो हिस्सा होता है वो बंडस्टैग का होता है। नेक्स्ट वी विल सी द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। प्रेसिडेंट एक सरमोनियल हेड है, जैसे पाकिस्तान में है, ये भी एक सरमोनियल है कि बस नामी तौर पे एक जॉब, एक ओहदा है। ये अपॉइंटमेंट बाय सीक्रेट बैलेट के थ्रू इसकी मुंतखब होता है ये प्रेसिडेंट। गवर्न स्टेट एंड सेंटर, कि ये स्टेट्स और सेंटर दोनों को चलाता है। एज जो होनी चाहिए वो 40 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम प्रेसिडेंट बनने के लिए। 5 ईयर टर्म होती है एक प्रेसिडेंट की जर्मनी में। और पाकिस्तान में जो मिनिमम एज है ना, आपको पता बताता चलूँ, वो प्रेसिडेंट बनने के लिए वो है 45 ईयर्स।
जर्मनी में प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम ईयर है वो है 5 ईयर 40 ईयर्स, इसमें 5 साल हमारी ये ज़्यादा होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज। तो ये स्टेट और सेंटर के अफेयर्स आपस में कम्युनिकेशन वाला वो सीन चलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर एंड फंक्शंस। अब इसके पावर एंड फंक्शंस सिग्नेचर इसी के हैं, पावर एंड फंक्शन सिग्नेचर इसी के हैं, लेकिन चांसलर की एडवाइस पर जो चांसलर कहेगा वो इसने करना है। हेड ऑफ द स्टेट है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट, ये इलेक्ट होता है, इसी वजह से तो जो रिपब्लिक स्टेट है ना, रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, रिपब्लिकन ऑफ जर्मनी, अपॉइंटमेंट बाय सीक्रेट बैलेट, ये इलेक्ट हुआ है प्रेसिडेंट। इसका मतलब जो बंदा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट हो वो रिपब्लिक स्टेट होती है, पाकिस्तान भी रिपब्लिक स्टेट है। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है अपॉइंटमेंट बाय सीक्रेट बैलेट से। हेड ऑफ द स्टेट हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को अपॉइंट करता है, अपॉइंट चांसलर एंड कैबिनेट, चांसलर और कैबिनेट को अपॉइंट करता है कि जब एक बाउंड स्टैग में ज़्यादा मेजोरिटी हो तो वो उसी को अपॉइंट कर देगा कि यही हमारा आने वाला चांसलर है। डिसॉल्व द असेंबली, डिसॉल्व द असेंबली, असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं बट ऑन द एडवाइस ऑफ चांसलर। जिस तरह पाकिस्तान में पीएम के एडवाइस पे सदर डिसॉल्व कर सकता है असेंबली को। फॉरेन ट्रीटीज़ पे सिग्नेचर वगैरह करता है, जुडिशियल पावर है उसके पास, ये जजेस को अपॉइंट करता है, बाद में एम्बेसडर्स को अपॉइंट करता है, बाद में सिविल सर्वेंट्स जो आजकल के हमारे सीएसएस वगैरह कह सकते हैं, जो डीएसपी वगैरह शोबे हैं, इन सब को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ चांसलर। इस चीज़ को बार बार मैं कह रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं द चांसलर को, ये मेंबर होता है बाउंड स्टैक का और ये चीफ एग्जेक्टिव होता है, सबसे बड़ा जो जिसने पूरे मुल्क का अब निज़ाम चलाना होता है उसका चीफ एग्जेक्टिव होता है, जिसने काम करवाना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। इसके हम पावर एंड फंक्शंस देखते हैं। इसके पावर एंड फंक्शन, ये एग्जेक्टिव फंक्शन, इसके लेजिस्लेटिव फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ये, और अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। एग्जेक्टिव ये सारे फंक्शन जो पहले हमने डिस्कस किए ना, ये इधर ये वाले हेड ऑफ द स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये चांसलर के वो प्रेसिडेंट में, ये सारे इसी के फंक्शन है, इसके ही काम है। लेकिन ये काम ये करता है, एडवाइस प्रेसिडेंट को होता है, प्रेसिडेंट ने बस सिग्नेचर वगैरह सीन करना होता है। ये सारे इसी की ही पावर और फंक्शंस हैं। एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, जो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स है वो इसके अंडर आती है कि इसने अपनी कबीना में कौन कौन से किस किस को रखना है। ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स आती हैं ये मिनिस्टर्स के अंडर होती हैं, और ये बाद में एडवाइस करता है कि इस बंदे को मेरी कबीना में रख दिया, तो और प्रेसिडेंट वो इस बंदे को अपॉइंट कर देता है इसकी कबीना के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में 16 जजेज हैं, 8/8 के दो ना पैनल बने हुए हैं। 2/3 वोट से एक जो जज है वो इलेक्ट होता है। टू पैनल जो मैं पहले बता चुका हूँ, 16 जजेस के 8-8 के दो पैनल बने हुए हैं। एक जो पैनल है ना वो बिल ऑफ राइट्स के अवाम के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी हिफाजत वगैरह करने के लिए एक पैनल मुख्तस हुआ है। और दूसरा जो पैनल है 8 का, 8 के भी दो पैनल है, वो एक तो बिल ऑफ राइट्स को गवर्न करने के लिए बने हुए, दूसरा जो है अमंग स्टेट्स में जो स्टेट्स के मामला वगैरह को चलाने के लिए, मुख्तलिफ स्टेट्स के आपस में कोई मसला है, स्टेट और फेडरल को, स्टेट्स और फेडरल के जो आपस में मामला हैं, स्टेट्स और फेडरल को इंटरलिंक करने के लिए ये 8 का पैनल कोई उनका डेलीगेट होने कोई मसला बन गया, जैसे सिंध में, सिंध और पंजाब का बड़ा पानी का मसला रहता है, तो इस तरह उनके जो स्टेट्स के मसले होते हैं वो ये 8 का पैनल है वो हल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर एंड फंक्शंस को ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की तशरीह करता है, कानून को बताता है कि ये कानून ऐसे है, ये ऐसे है, आपने इस पे ऐसे अमल करना है, इसकी ये तशरीह ये है। सेफ गार्ड फेडरल एंड स्टेट्स लॉ, फेडरल और स्टेट्स के जो लॉ है उनका ये प्रोटेक्टर है, हिफाजत करता है कि कोई कानून तोड़ते ना, अगर कानून तोड़ रहा है तो उसकी क्या पनिशमेंट देनी है, ये सारा ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड देखता है। रिजोल्व इशू बिटवीन फेडरल एंड स्टेट, कि ये अगर कोई इशू बनता है स्टेट और फेडरल में, उसके इशू को रिजोल्व करता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो ये फंक्शंस एंड पावर्स हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ इन जर्मनी को, इस स्लाइड में देखते हैं। तो जर्मनी में एक मल्टी पार्टी सिस्टम है जिस तरह पाकिस्तान में है। पॉलिटिकल अलाइंसेस प्रोड्यूस होते हैं टू फॉर्म गवर्नमेंट। चलो हम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जर्मनी की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहले है क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स CPD, ये सेंटर राइट पार्टी है, सेंटर राइट पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी CDU या CPD इसको कह सकते हैं हम।
A center-right party electorally more successful, founded in 1940 by a coalition of anti-Nazi groups and conservatives। कि एक सेंटर राइट पार्टी है, एक सेंटर की एक बहुत ही मशहूर पार्टी है, जो सबसे इलेक्टोरली मोस्ट सक्सेसफुल है। बहुत मरतबा इस पार्टी ने अपनी हुकूमत बनाई है जर्मनी में। ये 1945 में बनी थी एज अ कोलिशन ऑफ एंटी नाजी, हिटलर की पार्टी नाजीज़म के ख़िलाफ़, नाजी पार्टी के ख़िलाफ़ ये एक पार्टी बनी थी। एंटी नाजी ग्रुप्स एंड कंजर्वेटिव्स, प्रो मार्केट होती है, प्रो मार्केट को प्रमोट करती है। सोशली कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ हैं इसकी, सोशली आवाम को फ़ायदा देने कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ हैं इस पार्टी की। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री डेमोक्रेट्स पार्टी को। ये सोशली वेरी लिबरल है, बहुत ही ज़्यादा ख्याल है इनका। इकोनॉमिकली राइट ऑफ सीपीडी, इकोनॉमिक के तौर पर इनका जो किरदार है वो सीपीडी के ही तरह का है। फाउंडेड इन 1948, 1948 में इसकी बुनियाद रखी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल डेमोक्रेट्स को, एसपीडी को। ये ओल्डेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, ये बहुत पुरानी और दूसरी बड़ी पार्टी है। फाउंडेड इन 1863, कि ये 1863 में ये बनी है। वंस वाज मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस्ड, कि एक दफ़ा ये कार्ल मार्क्स के जो थॉट्स हैं उनसे इनका इन्फ्लुएंस था। उनके इन्फ्लुएंस थे ये था कि देखें ना, कि अगर एक बंदा है, वो सरमायादार है, उसने 1000 रुपये का सामान ला के रख दिया है, दे दिया है। मज़दूर 10 काम करते हैं, वो सामान को तैयार करते हैं, रॉ मटेरियल को, वो बंदा बाद में लाख रुपए का बेचता है और मज़दूरों को वो देता है 2000 रुपये, बाकी 97-98 हज़ार खुद प्रॉफिट लेता है। इसने कहा कि अगर मज़दूर काम करता है तो फ़ायदा सरमायादार तबके को क्यों। ये कम्युनिज़म के हक़ में था कि आप सबको एक चीज़ प्रोवाइडली तौर पे देनी चाहिए। पहले ये इस थॉट पे ये लोग इन्फ्लुएंस था एसपीडी का, सोशल डेमोक्रेट्स का। बाद में नाउ सेंटर ग्राउंड सोशली लिबरल पॉलिसीज, ग्रेटर इन्वायरमेंट रेगुलेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स के बाद में इनकी जो पॉलिसी चेंज हुई, ये सोशली लिबरल हो गई पॉलिसी, इनकी पॉलिसीज आज़ादाना हो गई कि उन्होंने प्रमोट किया है कैपिटलिज्म निज़ाम को। बाद में ग्रेटर इन्वायरमेंट हो गया, ग्रेटर इन्वायरमेंट रेगुलेशन, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाया है। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, वो लोग काम करने वाले लोगों उनकी हिफाजत की है। डाई लिंक, ये फाउंडेड इन 2007 बाय लेफ्ट विंग डिसिडेंट्स ऑफ एसपीडी, कि ये 2007 में बनी है, लेफ़्ट विंग पार्टी है। लेफ़्ट विंग पार्टी होती है ये, कि ये दूसरी पार्टीज़ की मुखालिफ पार्टी, उनकी पॉलिसीज़ के अपोजिट काम करती है। ग्रीन्स, पीस एंड प्रो रीन्यूएबल पॉलिसीज़, कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पीस, अमन और प्रो रीन्यूएबल के दोबारा जो नॉन रीन्यूएबल और रीन्यूएबल सोर्सेज, जैसे रीन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर ये ज़्यादा यकीन रखती है ये पार्टी। ये मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन जर्मनी में ग्रीन्स पार्टी है। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, AFD, राइट विंग नेशनलिस्ट पार्टी, कंसीडर्ड हाईली कंट्रोवर्शियल। ये राइट विंग नेशनलिस्ट पार्टी कौमी पसंदी को ये प्रमोट करती है, जैसे कि जर्मन ही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये कंसीडर्ड हाईली कंट्रोवर्शियल, कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पार्टी को कंसीडर किया जाता है। एंटी इमिग्रेशन, के ये एक जगह दूसरी जगह इमिग्रेशन जो लोग करते हैं उसके मुखालिफ है। एंटी इस्लाम पोजीशन, के इस्लाम के मतलब जो पोजीशंस होती हैं वो इस्लाम के थ्रू। एक्सट्रीमिज़म की पार्टी है, कि ये ईसाइयत या यहूदियत को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाली पार्टी। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, इस तरह हिटलर का निज़ाम था कि जर्मनियों को दूसरे लोगों से बहुत ही अजीज़ समझता है, जिसकी पार्टी का भी यही एक मानने का नतीजा है। नेक्स्ट हम कंक्लूड करते हैं जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को। जर्मनी इज़ अ फेडरल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट, कि फेडरल है, फेडरल निज़ाम है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। रिपब्लिक है, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट, द डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, लोग वोट कर सकते हैं, स्टेट है। जर्मनी इज़ अ फेडरल रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट। चांसलर है सेम पावर एज डेट ऑफ पीएम इन पाकिस्तान, इंडिया एट्सेट्रा, कि चांसलर के पास उस तरह की सेम पावर्स हैं जैसे कि पीएम के पास होती हैं पाकिस्तान और इंडिया में। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रेजेंट, कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट हैं इन जर्मनी में। बाई कैमरल लेजिस्लेशन इज़ प्रेजेंट, इनके 2 अवानी मुकन्ना है सम जर्मनी में, बाउंसटैग और बाउंसटैट। जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल असम्बली और सेनेट है, इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है। इस तरह हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स मौजूद हैं यूके में। इसी तरह इनके 2 ही हैं बाई कैमरल लेजिस्लेशन, बाउंसटैग और बाउंसटैट। यहाँ पे आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ तुर्की को लेके, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया को। आपसे अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।